गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन। ये स्पेशल जनरल साइंस के जो मिक्स क्वेश्चंस की क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 17। आवाज वगैरह आ रही है आपको क्लियर आवाज? और आपको मतलब इमेज आ रही है ना, सब कुछ ठीक से? चलिए, कई दिन हो गए ना, कई दिन बाद ये तो पहली वाली क्लास स्टार्ट हुई है। चलिए, अच्छी बात है, शाबाश। तो इसमें आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के करेंगे, क्योंकि हमने हाँ बफरिंग होगी, थोड़ी सी होगी बस। स्टार्टिंग में होगी, फिर ठीक चल जाएगी। ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। पढ़ना, ऑप्शंस देखना। ए इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इक्वल टू एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक के बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर। आगे क्या कहा गया है इन्होंने? लेस देन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक से कम। नेक्स्ट कहा है सी मोर देन एटॉमिक नंबर, मोर देन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक से अधिक। ठीक है भैया। और डी कहा गया है नोटा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है? क्या कह रखा है कि अगर कोई एनायन है, ऋणायन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणायन, इंग्लिश में बोलते हैं एनायन, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? क्या कह रखा है? एटॉमिक नंबर के बराबर होगी, लेस देन एटॉमिक नंबर होगी, एटॉमिक नंबर से कम, परमाणु क्रमांक से कम, या परमाणु क्रमांक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस फटाफट आप बताएंगे, जल्दी 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 आप बताएंगे। एनायन में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं, एक दो बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। बेटा वो तो मैं करा ही दूंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए शाबाश। ये आ जाता है इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये जो गलत आंसर दे रहे हैं, सी डी बता रहे हैं, ये थोड़ा सा समझे चीजों को, एक्चुअल में होता क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लीजिए। काफी पुराने, मतलब काफी दिनों पहले पढ़ाया है, तो हो सकता है दिमाग में नहीं लगा हो। देखो क्या कहा कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। जितने इलेक्ट्रॉन है अभी इसी के पास, उतने ही क्या है, प्रोटॉन। उतने ही क्या है, प्रोटॉन। मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही इसमें क्या है, प्रोटॉन है। तो जितने किसी के पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। जितने हमारे पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। याद रखिएगा, हमेशा जो लेन देन होता है वो लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर इसके पास 17 थे और इसको लास्ट की जो इसकी शेल है, जो लास्ट का इसका ये शेल है, इसमें इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, जिसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और ये कितने हो गए, 18। जब आप किसी से उधार ले लेते हो तो आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो ना। जब आप थोड़े से मतलब किसी से उधार ले लेते हो तो आप नेगेटिव हो जाते हो, और नेगेटिव होते ही हम उसे क्या कहते हैं, एनायन। तो एनायन ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब जो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो हमेशा किसका लेन देन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 18, जबकि प्रोटॉन कितने रहे, 17। पहले भी 17 प्रोटॉन थे, अभी भी 17 प्रोटॉन है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए चाहे वो एनायन हो, चाहे वो किसी को दान दे देता, जैसे कि सोडियम, सोडियम के पास 11 होते हैं, ये अपना एक किसी को दान दे देता है। मान लो क्लोरीन को दान दे दिया, जब किसी को दान दे देते हैं तो वो बन जाता है कैटायन। क्या बन जाता है, कैटायन। धनायन तब भी क्या है भैया, तब भी उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10, और उसके पास प्रोटॉन कितने थे, 11, जिसका जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो कहने का मतलब, अगर कोई एनायन हो या कोई कैटायन हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के बराबर ही रहती है।
ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत? सच में ये चीजें समझ में आ रही है ना? ये बहुत दिनों पहले आपने पढ़ा होगा, अच्छे से आपको पढ़ाया था, तो शायद आप भूल गए होंगे। चाहे वो एनायन हो चाहे वो कैटायन हो, प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा है? इन अ कैटायन, इन ए कैटायन डैश इज करेक्ट, डैश इज करेक्ट। क्या कह रखा है? जो धनायन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, धनायन में डैश सही है, सही है। कैसे है वो देख लेते हैं। ए, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये आपको 4 रिलेशन दे रखी हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर कोई कैटायन है तो इसमें से क्या करेक्ट है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, या इनमें से कोई नहीं? शाबाश, अब की बार तो आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। अभी भी कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ए और सी दे रहे हैं। जो इसका आंसर होगा वो होगा बच्चा, प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। देखो, हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम, सोडियम को किससे दिखाते हैं? नेट्रियम। सोडियम को लैटिन वर्ड होता है उसका नेट्रियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। आपको पता है जितना किसी का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो 11 इसमें प्रोटॉन हो गए, 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये न्यूट्रल है, अब क्या किया इसने? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। मतलब ये धनायन बन गया, Na पॉजिटिव। अभी यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे क्या बन गया? ये कैटायन। तो भैया इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 11। देखने से पता लग रहा है कि प्रोटॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो आपको ऑप्शन कौन सा ठीक बैठता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए शाबाश, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब आगे क्या कह रखा है कि कार्बन का, समझना, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, कार्बन का जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक है भैया, उसका द्रव्यमान संख्या जो है, उसकी द्रव्यमान संख्या वो 12 है। मास नंबर कितना है? 12। मास नंबर है 12। तो आपको बताना है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें आपको क्या बताना है? न्यूट्रॉन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन 12। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। कुछ लोग अभी भी गलत आंसर कर रहे हैं। आपको परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और आपको मास नंबर दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या। यू हैव टू आंसर हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, ओके। चलिए इस कहानी को सॉल्व करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है। देखो, जो कोई भी एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है, उसके पास 3 संख्याएं होती हैं जो उसको, मतलब उसके पास 3 ऐसी चीजें होती हैं, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। एक को हम प्रोटॉन बोलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और एक भैया न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है, इन तीनों को लेकर हमने 2 नंबर बनाई, इन तीनों को लेकर हमने बच्चा 2 नंबर बनाए। एक को हमने बोला एटॉमिक नंबर, एक को हमने बोला मास नंबर। तो अभी मैंने आपको समझाया था एटॉमिक नंबर जिसे आप परमाणु क्रमांक बोलते हो। क्या बोलते हो? परमाणु क्रमांक। वो जितने प्रोटॉन हैं या जितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी न्यूट्रल एटम में, जितने इलेक्ट्रॉन है किसी न्यूट्रल एटम में। एक होता है मास नंबर, मास नंबर द्रव्यमान संख्या।
तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो बनती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है भैया, चलिए एटॉमिक नंबर कितना है 6। आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन, तो यहां पे प्रोटॉन कितने हो गए 6। आपको निकालना क्या है न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना दे रखा है 12। मास नंबर की जगह 12। प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है। ये प्लस का 6 धरा के क्या हो गया माइनस का 6। तो भैया आपका जो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई वो कितनी आ गई 6। मतलब 6 होंगे न्यूट्रॉन और 6 ही होंगे इसमें प्रोटॉन। ठीक है, मतलब कहने का साफ साफ है, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मास नंबर आ जाएगा। ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एग्जिस्ट इन, क्या कह रखा है प्रोटॉन की समान संख्या परंतु न्यूट्रॉन की भिन्न न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं, वाले एटम्स को परमाणुओं को क्या कहते हैं, परमाणुओं को क्या कहते हैं बताइए फटाफट, इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। देखो हमारे पास दो चीजें और होती हैं जो मिलनी होती हैं, एक होती है आइसोटोप, क्या होती है आइसोटोप, ठीक है भैया, और एक होती है आइसोबार, एक क्या होती है आइसोबार। एक तो हो गई हमारे पास आइसोटोप, एक क्या हो गई आइसोबार। आइसोटोप को बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक मतलब जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है, उनमें उसका एक ही स्थान होता है। और जो दूसरी होती हैं ये होती है समभारिक, क्या होती है समभारिक। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे मैंने लिखा कार्बन 6, देखिएगा ना कार्बन 6, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। कहने का मतलब कार्बन 3 रूप में पाया जाता है। एक बार उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 12 होती है, एक बार 13 होती है, एक बार 14 होती है, जबकि उसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये होता कैसे है? तो इसमें समझने वाली बात है, ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये क्या बताती है, प्रोटॉन की संख्या बताती है। तो इसका मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या बता रही है आपको, मास नंबर बता रही है। अगर मैं ऊपर वाली मास नंबर में से प्रोटॉन हटा देता हूं तो मेरे पास न्यूट्रॉन आता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मास नंबर में से प्रोटॉन हटा दो, क्या जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन। 12 में से 6 गए, न्यूट्रॉन कितने 7, 6 न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें 6। 13 में से 6 गए, न्यूट्रॉन हो गए 7। 14 में से 6 गए, न्यूट्रॉन हो गए 8। इसका मतलब 6 7 8 वही बात हो गई। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रॉन एक जगह 6 एक जगह 7 एक जगह 8, मतलब डिफरेंट, मतलब कि भिन्न। इसका मतलब जो ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे कार्बन के तीनों रूप को हम क्या कहते हैं आइसोटोप। ऐसे परमाणु के तीनों रूप को हम क्या कहते हैं आइसोटोप। बहुत अच्छे, ठीक है भैया। तो आप इन चीजों को क्या कहोगे आइसोटोप। जबकि अगर ऊपर वाले सेम है, मास नंबर तीनों के सेम होते, यहां डिफरेंट होता, तो आप उसको क्या कहते आइसोबार या समभारिक। कि भाई मास भार मतलब मास नंबर, द्रव्यमान भाई आपके अंदर जो भार है उसे मास कह सकते हैं ना, द्रव्यमान। तो समभारिक मतलब
जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आगे बता रहा हूं, रुक जाइए। तो देखिए आर्गन समझिएगा, आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, 1840 2040, दीज आर कैल्शियम ये हैं ए आइसोटोप्स, आइसोटोप बी आइसोबार मतलब संभारिक, सी बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं फटाफट से बताइए इसका आंसर फटाफट से। बहुत सही, बहुत सही, शाबाश। इन्हें आप क्या कहोगे? आइसोबार। इन्हें आप क्या कहोगे? आइसोबार। मैंने क्या बताया था? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनको आप खुशी से क्या कहोगे? संभारिक अर्थात आइसोबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप छोड़िएगा मत, रिवाइज कर लीजिएगा जो मेरे केमिस्ट्री के नोट्स हैं, क्योंकि आपको वैसा दोबारा नहीं मिलने का, चाहे आप उसको दिए को लेकर खोजते रहना, उनको आप जरूर कर लीजिएगा, जरूर। ठीक है ना? चलिए, हाँ सब में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताओगे। 2 ABCD क्या क्या रखा है? यूरेनियम आइसोटोप, यूरेनियम के समस्थानिक, समस्थानिक। बी क्या रखा है? कोबाल्ट का समस्थानिक, कोबाल्ट आइसोटोप, कोबाल्ट का समस्थानिक। सी क्या रखा है? आयोडीन आयोडीन का समस्थानिक, जैसे आयोडीन 131, और डी है रेडियम आइसोटोप, रेडियम। अब इनका यूज बता रखा है आपको सूची 2 में, इधर इस तरफ दिख जाएगी, इधर लिख दे रहा हूं मैं, इसको फिर आपको लगा देना है। पहला कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर का उपचार, 2 गलगंड का उपचार, गॉइटर ट्रीटमेंट, जो ये इस तरह से फूल जाता है ना, गॉइटर ट्रीटमेंट। तीसरा द्वितीय कैंसर, सेकेंडरी कैंसर का उपचार, सेकेंडरी कैंसर ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्यूमर ट्रीटमेंट। द्वितीयक कैंसर होते हैं, द्वितीयक कैंसर का उपचार। और चौथा है इसमें नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन। अब बताइए इसमें को लगाइए इनको सही से कि कौन सा किसका होगा। बताइए फटाफट, शाबाश, इसका आंसर बताइए। अरे भैया आप लोग किसी पे ध्यान मत दो, जो कर रहा है उसे करने दो, आप अपनी पढ़ाई करो बाबू, आप अपनी पढ़ाई करो, आप किन चक्करों में लग रहे हो?
आप अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखो ये बहुत आसान है कि आपको पता है यूरेनियम, यूरेनियम 235 ये सब किसमें इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर फ्यूल। जैसे कि नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर फ्यूल नाभिकीय ईंधन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का क्या हो गया? 4, कोई दिक्कत नहीं है। बी कोबाल्ट, कोबाल्ट का भी हमने हजारों बार पढ़ा है कि कोबाल्ट किस में काम आता है? कैंसर ट्रीटमेंट में। तो बी का क्या हो गया? 1, कैंसर ट्रीटमेंट। आयोडीन, कि अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? गलगंड, ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा? 2। अब बच गया डी, रेडियम। तो भैया जो सेकेंडरी कैंसर होते हैं, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? रेडियम। तो 4 1 2 3 आपके आंसर बिल्कुल सही है। ये समस्थानिकों के प्रयोग है, मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं, एक एक को अच्छे से आप लिख लेना, एक एक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ये हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अब भैया नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सोलर, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा का स्रोत है। ए न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन। यहां पे सौर ऊर्जा की जगह आपको यहां पे स्टार्स भी दे सकता है, यहां पे सौर ऊर्जा या सन की जगह यहां पे आपको स्टार लिख सकता है। सोर्स ऑफ स्टार्स एनर्जी, तारे में ऊर्जा कहां से आती है? तारे में ऊर्जा का स्रोत है। न्यूक्लियर फिशन मतलब नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय, हिंदी में कहते हैं इसे नाभिकीय विखंडन। बी होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सी होता है भाई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, कृत्रिम रेडियो धर्मिता, कृत्रिम रेडियो धर्मिता, कृत्रिम रेडियो धर्मिता। ठीक है, और डी होता है इनमें से कोई नहीं, नोटा। फटाफट बताइए क्या होता है? बिल्कुल सही, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो फ्यूज माने जब दो चीजें आपस में मिल जाएं, जब दो हल्के परमाणु एटम मिलके एक हीलियम एटम बना दें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो उसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियर फ्यूजन, हिंदी में नाभिकीय संलयन। जबकि जो परमाणु केंद्र होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहां पे बिजली बनाई जाती है, जैसे नरोरा, तारापुर, रावटभाटा, ये सब यहां पे होता है न्यूक्लियर फिशन। वहां पे जो एक होता है वो टूट के दो में बदल जाता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में, फ्यूज का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना, यहां पे एक और एक होके क्या हो जाते हैं? दो। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, और जो आपका हाइड्रोजन बम जो होता है, जिसे आप हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हो, उसमें ये नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन वाली जो प्रक्रिया होती है, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, इसमें ही यही प्रोसेस उसमें दोहराया जाता है। ठीक है, तुम पढ़ोगे नहीं उदित? कह रहे हैं अपनी लिखावट सही करें। बच्चे मैं बोल तो रहा हूं, और ये तो मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूं इसी लिखावट से। अब तो ये तो वो बन जाती है ना एक बार, अब कैसे ठीक होगी ये जल्दी में? लिखावट के चक्कर में लग गया तो भैया मेरा तो फिर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, और चलिए थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे आ जाता है। चलिए इसी का बता दीजिए।
इसमें तो फिर ये वाले क्वेश्चन अजीब हो जा रहे हैं, नए वाले तरीके से नहीं रुक जाइए, मैं पुराने वाले क्वेश्चन देख लेता हूँ इसी से जुड़े हुए। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग किसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है? किसकी उम्र पता करने के लिए, किसकी उम्र पता करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर ए है कि रेडियो कार्बन डेटिंग कैन बी यूज्ड, कार्बन डेटिंग कैन बी यूज्ड to determine the age of dash. A जीवाश्म, जीवाश्म। बी प्लांट, पौधा। सी चट्टान, रॉक, चट्टान। और डी इनमें से कोई नहीं, नोटा। और जीवाश्म को कहते हैं, मैं भूल गया अचानक से, इसमें बताइए किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? एफ से होता है ना कुछ इसका, फोसिल, फोसिल, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो कार्बन डेटिंग होती है वो इनमें से किसकी उम्र पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? बहुत सही, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो बच्चा, पौधा तो जिंदा है, जब पौधे जिंदा होते हैं तो उनके अंदर तो कार्बन, जो जिसकी वजह से हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो इससे तो हम कोई पता नहीं लगा सकते। जो चट्टान होती है ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, मिनरल वगैरह होती है, इनकी भी उम्र हम नहीं पता लगा सकते। इसके लिए दूसरी मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जीवाश्म, मतलब जीव के ऐसे अंश, जब कोई जीवित वस्तु मर जाती है तो उससे हम इस जीवाश्म, फोसिल की उम्र का पता लगा सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवाश्म। जीवाश्म जो होते हैं उनकी उम्र का आप पता लगा सकते हैं, किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डैश इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कह रखा है? डैश एक रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी तत्व है, तत्व है। ए है लेड, जिसे आप सीसा कहते हो, ए क्या है? लेड या सीसा। बी हो गया भैया आपका पोटेशियम, जिसे आप के से शो करते हो, पोटेशियम, पोटेशियम। सी हो गया आपका प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। और डी हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बताइए इनमें से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव है? विच ऑफ द फॉलोइंग या डैश इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक रेडियोधर्मी तत्व है? लेड, पोटेशियम, प्लूटोनियम या ऑक्सीजन? बताइए फटाफट। वेरी गुड, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। ये बॉम्ब में भी इस्तेमाल किया जाता है, जापान में जो बॉम्ब गिराया गया था सेकंड वाला, उसमें भी ये इसका इस्तेमाल, प्लूटोनियम बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। जबकि सीसा, जितने भी ये जितने भी रेडियोधर्मी सब्सटेंस होते हैं, जब ये अपनी सारी एनर्जी खो देते हैं तो किसकी फॉर्म में लौट आते हैं डिकम्पोज होने के बाद में? लेड के रूप में। पोटेशियम और ऑक्सीजन ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। जबकि जो प्लूटोनियम है ये नेचुरली रेडियो एक्टिव है। चलिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10,
डैश इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, डैश इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग में डैश का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ए कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14 और डी इनमें से कोई नहीं। किसके इस्तेमाल होता है भाई? तुम्हें ना पढ़ोगे नहीं, तुम दिख रहे हो, ये जिस हिसाब से तुम चल रहे हो ना कि इसने ये कर दिया उसने ये कर दिया, जैसे तुम लोगों का मतलब हिसाब किताब चल रहा है क्लास में, इससे मुझे लग रहा है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम लोग अपना भी समय खराब कर रहे हो और कोई इसका फायदा भी नहीं निकलेगा। चलो कोई बात नहीं, करो बात भैया, क्या पता फिर तुम्हें बात करने का मौका ना मिले। करो, बहुत सही। चलिए शाबाश, गुड। आंसर क्या हो गया इसका? कार्बन 14। ये जो कार्बन 14 होता है ना, रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है इसकी, ये रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन का कौन सा रूप रेडियो धर्मी होता है। तो कार्बन जिसका मास नंबर कितना होता है 14, कार्बन 14, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसी से रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? C14, कार्बन C14। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए फिजिक्स के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11, फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना या तारों के टिमटिमाने का कारण है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। ए परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, डी सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक। तारों का टिमटिमाना, इसका कारण क्या है? बिल्कुल सही, रिफ्रैक्शन। कभी कभी बच्चा ये भी पूछ लिया जाता है, यहां पे आपको सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं दिया जाएगा, यहां पे एक शब्द और लगा दिया जाएगा जिसका नाम होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वायुमंडलीय परावर्तन। तो कोई बात नहीं है, वो सिर्फ माध्यम बताना चाह रहे हैं आपको, मीडियम बताना चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या खाली रिफ्रैक्शन। होता क्या है, प्रकाश जो लाइट नाम का चैप्टर है उसको एक बार 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 क्लास थी उसकी, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा कि जब पृथ्वी तक लाइट पहुंचती है किसी तारे की, तो उसको कई सारी वायुमंडल की परत से होके गुजरता है, जो कहीं डेंस और कहीं क्या होती है, रेयर होती है। कहीं पे डेंस होती है नीचे और ऊपर क्या होती है, रेयर। डेंस ऊपर क्या होती है, रेयर। तो विरल से जब वो सघन माध्यम में, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो आपको पता है कि इस तरीके से मुड़ते, इस तरीके से मुड़ते मुड़ते चलेगा, और जब ऐसी बहुत सारी लाइट की किरण का मिल जाएगा तो एक तरीके से आपको क्या लगेगा, जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर की जो किरणें होती हैं, ये सॉरी जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, इसकी परतों से जब लाइट होके गुजरती है तो वो कई बार उसमें मतलब उसके रास्ते में चेंज आ जाता है, वो कई बार अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है
कि मान लो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या तारे टिमटिमाते? बिल्कुल नहीं टिमटिमाते। अगर मान लो वायुमंडल आपकी पृथ्वी के चारों तरफ नहीं होता तो भैया यहां पे कोई भी, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इन सोलर कुकर्स डैश मिरर इज यूज्ड, डैश मिरर इज यूज्ड। सोलर कुकर में डैश दर्पण का इस्तेमाल होता है, डैश दर्पण का प्रयोग होता है, होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्केव, कॉन्केव अवतल दर्पण, बी कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, सी कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट किसका इस्तेमाल होता है? शाबाश। अरे यार आप बात मत करो, मैं सही में परेशान हो रहा हूं आप लोगों से। 2-3 तो बिल्कुल बेकार ही हो, ना पढ़ा ना किसी को पढ़ने दे रहे हो ना खुद पढ़ रहे हो। बिल्कुल सही, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की खासियत अगर आप जानोगे तो कॉन्केव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, जो लाइट को एक जगह इकट्ठी कर देता है। लाइट को क्या कर देता है? एक जगह इकट्ठी कर देता है। जब इससे लाइट होकर गुजरती है तो लाइट को क्या कर देता है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, एक जगह इकट्ठी कर देता है। इसी कारण से ये हेडलाइट में इस्तेमाल होता है, इसी कारण से दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल होता है, इसी कारण से क्या होता है कि ये सोलर कुकर वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्योंकि मान लो ये सोलर कुकर है, सोलर कुकर का जो नीचे का परत होती है, सरफेस होता है जो ब्लैक कलर का होता है, सारी की सारी लाइट को इस पे इकट्ठा कर देता है। इसी तरह जो छतरी होती है हमारी डिश टीवी की, तो छतरियों का भी जो शेप होती है वो कॉन्केव होती है, क्योंकि छतरी के बीच में इस तरीके का होल्डर सा लगा होता है, एंटीना। सारी की सारी जो भी वेव्स आती हैं उन वेव्स को इस पे मतलब एक जगह कंसंट्रेट कर देता है। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इन पेरिस्कोप डैश मिरर इज यूज्ड, डैश मिरर इज यूज्ड। पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप परिदर्शी, पेरिस्कोप अर्थात परिदर्शी में डैश दर्पण का प्रयोग होता है, डैश दर्पण का प्रयोग होता है। शाबाश। ऑप्शन नंबर ए है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण, बी कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, सी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, और डी इनमें से कोई नहीं, नोटा। ठीक है, तो बच्चे इसमें होता है प्लेन मिरर। ये जो पेरिस्कोप होती है, ये जैसे मान लो कोई सबमरीन है, पनडुब्बी है,
तो पनडुब्बी वगैरह में से अगर आप बाहर की ओर कुछ देखना चाहते हैं या बंकर में से आप बाहर की ओर दुश्मन की तरफ देखना चाहते हैं तो 45-45 डिग्री पे दो दर्पण होते हैं। जो इमेज इसमें बनती है वो रिफ्लेक्ट इसमें हो जाती है। तो हम अंदर से बैठे बैठे सबमरीन, पनडुब्बी या बंकर में से बाहर की गतिविधि देख सकते हैं। तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है? प्लेन मिरर या समतल दर्पण। प्लेन मिरर या समतल दर्पण। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मिरर फॉर्मूला इज, मिरर फॉर्मूला इज, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है ए 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/u, बी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सी 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, और डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा मिरर फॉर्मूला है जिससे आप, कि मान लो ये मिरर है, ये यहां से यहां तक कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसे आप u कहोगे, इसकी इमेज यहां पे बन रही है जिसे आप v कहोगे, इस डिस्टेंस को u कहोगे, इतने को, इसको आप v कहोगे, ठीक है। और ये मान लो इसकी फोकस, फोकल लेंथ है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन दिखाता है उसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला अर्थात दर्पण सूत्र। तो वो कौन सा होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस इमेज, जो इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है, उसकी दूरी बराबर फोकस दूरी। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 मिरर फॉर्मूला हो जाता है ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फोकल लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो जो वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या वो कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? इसका कोई ऑप्शन नहीं बताया जाएगा, आपको सीधे आंसर करना है। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है भैया। तो देखिए साफ साफ तौर पे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये फॉर्मूला होता है r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f। देखो फोकस दूरी वो जगह होती है जहां पे जो लाइट आई और लाइट को, जो लाइट की किरणें हैं, लाइट रेज हैं, उनको मिरर ने एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो जहां पे इकट्ठा करा उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और वहां से जो पोल होता है, मिरर का पोल या बीच वाला जो हिस्सा होता है, इसकी दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये मिरर एक गोल दर्पण का हिस्सा है। जो गोले होते हैं उनका कहीं ना कहीं रेडियस भी होगा, उनका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। सेंटर से पी तक की दूरी, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पी पोल तक की दूरी, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से जानते हैं। जो रेडियस होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है। तो अगर फोकस दूरी आपकी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू R बटे 2। मतलब जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है, ये रेडियस का आधा होता है। सब क्लास बेटे जितनी भी क्लास चल रही है ये सब आपके एयरफोर्स में आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया होगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी, ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन कर लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इमेज का नेचर
इमेज का डिस्टेंस, इमेज का नेचर क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की प्रकृति, और उसका वो बताना है। अगर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो आपको जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, उसका नेचर, उसका डिस्टेंस किस प्रकार की होगी, ये सब आपको बताना है। घर के लिए नहीं मिलता है, फिर भी जो बुक्स आती है ना उसमें एक उसके बेसिस पर क्या बोलते हैं, मेमोरी के बेसिस पे वो अंदाजे से बता देते हैं पेपर। बेटा फैमिली का प्रेशर सब पे होता है, वही तो है कि आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करें। तो आप अभी पढ़ाई कीजिए, जितनी आप पढ़ाई करेंगे मैं तो यही कहूंगा कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, बशर्ते आप किताबों से प्यार कर लो, उसी को अपना सब कुछ बता लो। इसको मैं बुक को बता भी दूंगा ना, मैंने 1000 बार बताई है, तब भी कुछ नहीं होगा, पढ़ लो इसको। हाँ मिरर कॉन्केव, मिरर तो मैंने बताया नहीं, मिरर कॉन्केव है। मिरर कौन सा है, कॉन्केव, अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण से, ऐसा समझ लेते हैं कि अगर कोई चीज अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का नेचर, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बहुत सही हेमंत, वेरी गुड, शाबाश। देखो बच्चा, जब ये है अवतल दर्पण, इसके सामने 20 सेंटीमीटर पे मान लेता हूं, यहां है 20 सेंटीमीटर, यहां पे कोई चीज रखी हुई है जिसका नाम जिसका जो दूरी है ये कितना है 20 सेंटीमीटर। यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसकी दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी बता रखी है एफ, ये बता रखा है 10 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि फोकस और जो आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसमें डबल का रिलेशन होता है, तो 10 दूनी 20। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो कहां पे रखी हुई है, आर पे रखी हुई है। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। आपको फोकल लेंथ दी गई है, यू दिया गया है। याद रखिएगा जितने भी इमेज डिस्टेंस होते हैं, मतलब जो आपका मिरर होता है, इसके सामने लेफ्ट से राइट को, राइट की तरफ जो भी रोशनी आती है उसे आप नेगेटिव में लेते हो, उसे आप माइनस में लेते हो। जबकि मिरर के पीछे की तरफ, इस तरफ जो रोशनी चली जाती है, इस तरफ जो दूरी होती है, वो सब कैसी होती है, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है, एक परंपरा है, ठीक है। चलिए 20 सेंटीमीटर हो गया, V हमें निकालना है, F कितना हो गया 10 सेंटीमीटर फोकस। अब आपको यहां पे ध्यान देना होगा, जो कॉन्केव मिरर है इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, सामने की तरफ है, और आपको पता है मिरर के सामने की जितनी दूरी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। तो इसकी फोकल दूरी कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका आपको मिरर फॉर्मूला याद है, आप मिरर फॉर्मूला इसका अच्छे से लगा लीजिए। भाई आपको मिरर फॉर्मूला तो याद है ना, तो मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 1/f माइनस 1/u। f कितना है -10, ये कितना है -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो भैया इनका एलसीएम आ गया 20, 10 से करोगे 2 बार, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 20 से 1 बार, 1 एकू 1, -2 में से गया कितना आ गया -1/20। ये भी जब दोनों रेसिप्रोकल होंगे तो v कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। कि जो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो कहां पे है, वो भी मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पे है। मतलब ऊपर इमेज, ऊपर ऑब्जेक्ट और नीचे उसका प्रतिबिंब। ये मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने आपको बताया भी था, साफ तौर पे बताया था कि भैया बहुत दिनों पहले बताया था ना, जब मैंने कि इमेज कहां कहां बनती है मिरर के सामने, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टी। तो इसका नेचर कैसा हो गया, वास्तविक, रियल और उल्टी, मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है भैया, ये सारे के सारी चीजें आपको याद था ना, आपको बताई गई हैं अच्छे से, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप ये इसमें माहिर हो जाओगे बहुत बेस्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, m इक्वल टू
2, m इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहा है ये? ए जो प्रतिबिंब है, इमेज इज मतलब प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, रियल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, मतलब समझ रहे हैं, वास्तविक सीधा व बड़ा प्रतिबिंब। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि नहीं, रियल है, इन्वर्टेड है एंड इनलार्ज है, कि भाई रियल है, वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा है। मतलब जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो ऑब्जेक्ट या वस्तु से बड़ी है। सी कह रहा है कि वर्चुअल है, कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट है और स्मॉल है। क्या कह रहा है, आभासी है, आभासी, सीधा व छोटा। ये क्या कहना चाह रहा है, आभासी, सीधा व छोटा। सी और डी है, इनमें से कोई नहीं, आपको ऑप्शन बताना है। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, फटाफट से बताइए। शाबाश, शाबाश, बताइए, वेरी गुड। कुछ दिख नहीं रहा, कैसे नहीं दिख रहा, साफ साफ तो दिख रहा है। बिल्कुल सही, देखो बाबू, एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, कि कोई चीज कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई। अगर एम की वैल्यू 1 के इक्वल है, एम की वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल, तो चीज जो है, जितनी ऑब्जेक्ट होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, उतनी ही इमेज की, जितनी बड़ी वस्तु उतनी ही बड़ा उसका प्रतिबिंब। ठीक है, अगर एम की वैल्यू 1 है, अगर एम की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, देखो रेशियो अगर 1 से ज्यादा हो जाता है, 2 हो जाता है, 1.5 हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, जो इमेज होगी, प्रतिबिंब होगा, वो वस्तु से बड़ा होगा। वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तीसरी चीज जो होगी, अगर m 1 से छोटा है, आधा है, 1/3 है, तो इसका मतलब वस्तु बड़ी है और उसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा है। वस्तु बड़ी है, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा। शाबाश। तो अभी आपको क्या दे रखा है, एम की वैल्यू 2। 2 का मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा। दूसरी चीज, माइनस की बात सुन लो, अगर मैग्निफिकेशन माइनस है तो हमेशा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक व उल्टी। कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी। और एम अगर आपका पॉजिटिव आया है, एम कैसा आया आपका, पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव तो होगा, कोई आदमी उल्टा कर दिया तो उसके मन में कैसी फीलिंग आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो वहीं एम अगर नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, एम अगर पॉजिटिव है तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधी। तो यहाँ पे माइनस है तो रियल और इन्वर्टेड, 2 है तो बड़े। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगर एम की वैल्यू -2 है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये बेटा हिंदी में तो पढ़ा रहा हूं, आपने कहां से हिंदी पढ़ी है, हिंदी में तो है ही, वास्तविक, सीधी, उल्टी, ये हिंदी में तो है, हैं? थोड़ा सा ध्यान दिया करो, तुरंत में एक साथ आप परेशान मत हुआ करो, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, आएगा जरूर। रिजेक्ट हो गया है तो उसको दोबारा से ठीक करने का मौका मिल रहा है, उसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए एक बार बताइए कि एक इसमें मैं 2-3 चीज बता रहा हूं, और पहला कह रखा है कि इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर इमेजेस, स्मॉल इमेजेस, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सो
मतलब दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या क्या रखा है कि कोई ऐसा मिरर है जो हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाता है। कैसे प्रतिबिंब बनाता है? छोटे प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, हमेशा छोटे। दूसरी चीज, जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधे और आभासी होते हैं। आभासी व सीधा होता है। जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो क्वेश्चन है कि ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? प्लेन मतलब समतल दर्पण, समतल दर्पण। बी है कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, और सी है कॉन्केव अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या क्या रखा है कि ये जो मिरर है ये हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनाता है। स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटे। हमेशा जो प्रतिबिंब होते हैं वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं, सीधे और आभासी होते हैं। चाहे आप उसको ऑब्जेक्ट को कहीं रख लो, वस्तु को आप कहीं लेकर चले जाओ, हमेशा इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। तो इसमें कौन सा दर्पण लग रहा है? कौन से दर्पण का कार्य इसमें हो रहा है? बताइए। यूपीपी में काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, परेशान मत होइए, 2-3 दिन में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा जो भी होगा। बताइए, शाबाश। एक ही दर्पण है ऐसा, ठीक है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वही ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा सीधे और आभासी बनाता है, क्योंकि बाद में जाके मिलती है ये, ऐसे इधर नहीं मिलती, एक्चुअल में नहीं मिलती। रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो लाइट रेज है वो पीछे की तरफ खींच के मिलानी पड़ती है। हमेशा कैसे होते हैं? सीधे, और हमेशा छोटे होते हैं। इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर वगैरह होते हैं वो कार के साइड, कार का जो साइड मिरर होता है, कार का जो साइड का शीशा होता है उसके उसमें काम आते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहां पे जैसे ये रैक होती है, जैसे सामान की रैक है, तो यहाँ पे वो लगे रहते हैं बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे लगा रहता है कैमरा। तो मतलब वो चोरी वोरी ना हो डिपार्टमेंटल स्टोर में, कोई सामान उठा के अपने बैग में ना रख ले बिना बिल के, उसे पकड़ने के काम आते हैं कॉन्वेक्स। कहने का मतलब कि कार के साइड मिरर में इसीलिए तो इस्तेमाल होता है बच्चा कि एक तो छोटे छोटे पीछे से जो व्हीकल आ रहे होते हैं, पीछे से जो वाहन आते हैं, उनकी छोटी छोटी इमेज बन जाती है, जिससे कि क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो सतह होती है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, ट्रक अगर सीधा आ रहा है तो ये ट्रक का प्रतिबिंब इमेज कैसी दिखाता है? बिल्कुल सीधा, जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा कम होता है। चोट वोट ऐसा आदमी को कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो ट्रक उल्टा हो गया, अब आ रहा है ट्रक सीधा और ट्रक उल्टा दिखाई दे रहा है उसमें शीशे में, तो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी काम आते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन रुकती है तो मेट्रो ट्रेन जहां ड्राइवर होता है उसके आगे ऐसे रखे रहते हैं, तो ड्राइवर उसमें देख लेता है कि कोई चढ़ उतर तो नहीं रहा, किसी को ज्यादा कोई अगर चढ़ उतर रहा होगा, मान लो उसने चला दिया, अपनी मेट्रो ट्रेन चला दी तो चोट लग जाएगी ना, किसी को इंजरी हो जाएगी, इसलिए ये सब कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। ठीक है भैया, ये चलिए शाबाश। और कार के साइड वाले शीशे में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अभी हिंदी में भी लिखूंगा, इफ the object is placed, if the object is placed between, क्या क्या रखा है कि जो अवतल दर्पण होता है, जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण सीधी व आभासी व सीधी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है अगर वस्तु रखी गई हो, अगर वस्तु रखी गई हो डैश के मध्य। किस किस के मध्य रखने पर वस्तु को वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चा, मैंने 5 से 6 जगह बताई थी
जहां पे वस्तु रखी जा सकती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मेन अक्ष, ये हो गया पोल ध्रुव, ये हो गई फोकस दूरी, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक तो इंफिनिटी पे, अनंत पे, बताया था ना अनंत पे रखी जा सकती है। एक अनंत और आर के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पीछे, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, एक वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में, एक फोकस दूरी पे, और एक फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी। तो जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो भैया जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी के केस में जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा उल्टा और रियल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, जबकि इस केस में बड़ी भी होगी और सीधी और आभासी भी होगी। तो कहां कहां रखना पड़ेगा, एफ व पी के मध्य फोकस दूरी, व पोल के मध्य फोकस दूरी व ध्रुव के मध्य, इन दोनों के बीच में अगर आप रख दोगे तो भैया आपके जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा और कैसा होगा, वो सीधा और आभासी होगा। ठीक है, एनडीए में भी आएगा ये, कितनी बार बता दे बाबू, एनडीए में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। If in a concave mirror, if the object is placed at dash, one can get image height equal to that of object, an object। क्या कहा गया है कि कॉन्केव मिरर के केस में, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का आकार, साइज वस्तु के बराबर होगा। बताइए भैया। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत सही, शाबाश। फोकस और पोल, अगर फोकस पे रखोगे तो अनंत बहुत बड़ी बन जाएगी, पोल पे रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइट ही नहीं जा पाएगी मिरर तक उससे। और बताइए, बिल्कुल सही, मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले समझा रहा था। ये सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसकी दूरी आर होती है, ये फोकस होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है, फोकस, ये पॉइंट क्या होता है, सी। अगर आप सी पे रखोगे तो आपकी जो इमेज है वो भी कहां पे बनेगी, सी पे, और उतनी ही बड़ी होगी जितनी क्या होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, वस्तु और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो बराबर होता है, दूरी भी बराबर होती है, वस्तु और प्रतिबिंब का साइज भी बराबर होता है। और जो प्रतिबिंब होता है, इमेज जो होती है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी और वास्तविक व उल्टी होती है। आप ये भी कह सकते हो 2f पे रखने पर, दोनों बात सही है। आप ये भी कह सकते हो एट सी, या वक्र पे रखने पर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर। आप ये भी कह सकते हो कि एट 2f मतलब, क्योंकि आपको पता है ये जो दूरी होती है ये f की डबल होती है, याद है ना भाई, इतनी दूरी रेडियस हो जाएगी और रेडियस किसके बराबर होता है, f से डबल। तो आप सेकंड आंसर इसका 2f भी कह सकते हैं। वक्रता केंद्र कह लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर माने वक्रता केंद्र, और आप इसे 2f फोकस दूरी के डबल पे भी कह सकते हो। r तो बाबू ये दूरी होती है, r कोई पॉइंट नहीं होता, r c से p तक की दूरी होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब एक छोटा सा वो ले लिया मैंने आपको, लाइट से जुड़ी हुई। एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जितने भी आप अभी मेहनत कर रहे हो, सुनना चाहते हो तो ठीक है, एक बात मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, अगर आप लोग सुनना चाहते हो, बात ये है भैया, ये जो क्वेश्चन जितने आप बुक वगैरह से कर रहे हो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, आपको अलग अलग क्वेश्चन जहां से भी मिले करें,
जो मैं करा रहा हूं वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने ये टॉपिक कराया था, तो टॉपिक कराते हुए जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, हर एक टॉपिक के मैंने 20-20, 15-15 क्वेश्चन कराए थे ना, उनका तोड़ नहीं है। उन क्वेश्चनों को लगातार रिवाइज करते चलना। अब मुझे बताओ आपका स्कोर आउट ऑफ 20 कितना आया? आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना था? कमेंट करके मुझे सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि कहते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और अगर आप खुश रहोगे, बांटोगे, मैं भी खुश रहूंगा, तो दोनों खुशी खुशी अपना काम कर लेंगे, ठीक है। और वो बात है ना, वो तो हमेशा ही रहेगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो, करनी चाहिए सबको। कोई पढ़ने में कमजोर है उसे भी करनी चाहिए ईमानदारी से, होशियार है उसे भी करना चाहिए। इंडिया के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, जो हमारा 1998 में जो परमाणु सेकंड वाला हुआ था, पोखरण 2, उसमें हमने थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी। और हाँ, एक बात है ना, जब भी आपका ध्यान पढ़ाई में ना लगे तो अपने लक्ष्य को सोचने लगना कि आपने जब ये स्टार्ट किया था तो क्या सोच के स्टार्ट किया था, किस तरह आप बीच में छोड़ दोगे? अरे आप तैरने निकले, आपको गंगा जी पार करनी है, आपको इस सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचना है, क्या आप बीच में ही हाथ पैर चलाना छोड़ दोगे, तैरना छोड़ दोगे? डूब जाओगे, याद रखना, डूब जाओगे। इसलिए तैरो, हाथ पैर चलाते रहो, कोशिश करते रहो, 100% बढ़िया करके आराम से गंगा जी को आप पार कर लोगे। और ये भी एक तरह की गंगा है संघर्ष की, कुछ दिनों की, ठीक है भैया। तो अपने कमेंट करके बताइएगा, शेयर ज्यादा कीजिएगा, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। एक चीज और बता रहा हूं, अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, याद रखना इस चीज को, तो दुआएं मिलेंगी, और भगवान के यहाँ पे पॉजिटिव 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 साइन बनते रहेंगे। इनका असर पड़ता है, याद रखना इस चीज को, याद रखना, ये इसका असर पड़ता है। जब आपके अंदर जब हिम्मत नहीं होती ना, हर जगह से सब कुछ आस छोड़ चुके होते हो, तो आपके ये चीजें होती हैं जो आपको उन बुरे दिनों से भी निकाल लेती हैं। इस बात को याद रखना। तो इस चीज को तभी होगा जब आप अच्छे मन से शेयर करोगे, पढ़ोगे, अच्छे मन से एक दूसरे की हेल्प करोगे, ठीक है भैया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अच्छी बायो के टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छे से। इंडिया का कोई एग्जाम हो, ये सब में आता है, ठीक है। बाय, थैंक यू, जय हिंद। शेयर करना मत भूलना, और आया करो यार। थैंक यू।